हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। दैट वाज अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द फ्लोटेशन, जिसमें आपने ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ अबाउट द वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे? वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपके पास में वर्क या वर्क डन होता क्या है? ठीक है, कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन अगर आपकी डेली लाइफ के बारे में जो वर्क आता है दैट मीन्स एनी फिजिकल या फिर मेंटल ही आपके पास में क्या होगा, कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी होगी आपके पास में। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में रीडिंग अ बुक, कुकिंग, ठीक है, एनी फूड, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास में? वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड, ये सारे के सारे आपके पास में क्या हैं? और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्क बट इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, बट द वर्क डन हैव द डिफरेंट मीनिंग इन फिजिक्स, जो आपकी डेली लाइफ है उससे डिफरेंट मीनिंग रखता है। ठीक है, और वो होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स और द फिजिकल मीनिंग ऑफ द वर्क डन इज, आप कब कहोगे कि वर्क हुआ है इन केस ऑफ द फिजिक्स? ठीक है, तो बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में कोई वॉल है ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वॉल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है दैट, तो क्या होगा आपके पास में? वॉल आपके पास में डिस्प्लेस होती है? नहीं हो रही है। ठीक है, अनदर एग्जांपल, कोई स्ट्रॉन्ग या हैवी आपके पास में ऑब्जेक्ट है या बॉक्स है। ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से ये हैवी बॉक्स कुछ ज़्यादा हैवी है आपके पास में और आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? दोनों ही केसेस में ज़ीरो है। ना तो आपने वॉल को डिस्प्लेस कर पाए और ना ही आप हैवी बॉक्स को। ठीक है, किसी माउंटेन के अगेंस्ट है आपके पास में, किसी माउंटेन पर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना होगा? ज़ीरो होगा। अगर आप खुद खड़े हैं और एक ट्रेन है, ट्रेन के किसी बॉक्स को या किसी डब्बे को अगर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो क्या डिस्प्लेस होगा आपसे? नहीं होगा। अगेन द डिस्प्लेसमेंट इज द जीरो। तो इन सारे केसेस में क्या आप कहेंगे कि वर्क इज डन? ठीक है, वर्क इज डन नहीं कह सकते आप। इनमें भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो वर्क कब कहेंगे कि हम फिजिक्स की टर्म में कि वर्क डन हो रहा है? ठीक है, बेसिकली आपके पास में कोई बॉल है। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं? जैसे बॉल आती है, बैट्समैन क्या करता है? बैट से उसे हिट करता है एक तरीके से। ठीक है, तो बॉल जो होती है वो क्या होती है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाती है। दैट मीन्स इन दैट केस आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है नॉट इक्वल टू जीरो, उसका कुछ ना कुछ वहां पर मैग्नीट्यूड होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि वर्क इज डन, वहां पर आपके पास में वर्क है। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए? दोनों ही ये एग्जांपल्स थे आपके पास में। ठीक है, और एक एग्जांपल आपके पास में बॉल को हिट करने वाला था, क्रिकेट बॉल को। ठीक है, तो इन सारे केसेस में इनमें आपने कहा कि वर्क जो है आपके पास में, वर्क डन को आप W से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो इक्वल टू जीरो है और यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एग्जाम्पल्स? इन केसेस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। फोर्स तो आपने यहाँ पर भी अप्लाई किया, अगेन फोर्स यहाँ पर भी आपने अप्लाई किया, बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? जीरो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो वर्क डन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास में हुए कि फर्स्ट ऑफ क्या होना चाहिए? जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो बेसिकली क्या होना चाहिए? उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास में पोजीशन को चेंज करता है दैट मीन्स आप क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ काम हुआ है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम किया है आपने। ठीक है, तो यहां से आपके पास में वर्क डन बेसिकली बना क्या कि वर्क इज सेड टू बी डन। हम कब कहेंगे कि काम हुआ है? बाय ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
when force applied on the object causes a displacement in object, ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन एनी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट मीन्स वर्क इज डन। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये हिट वाला, अगेन हिट ए फुटबॉल आपके पास में, जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो फुटबॉल भी आपके पास में क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है इजीली। या फिर आपके पास में कोई बॉक्स है और आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड एट सम हाइट, किसी हाइट के ऊपर उठाया हुआ है आपने, तो क्या होगा, उस केस में भी आपके पास में क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, क्लासरूम में आते हैं, अगर आपकी क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर के ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं कि आपकी इस बॉक्स की जगह पे क्या होगा, आपके पास में स्कूल बैग होता है, ठीक है, स्कूल बैग है, और आप क्या करते हैं, स्कूल बैग को सुबह सुबह उठाते हैं और क्या लेकर उसे फर्स्ट फ्लोर पे लेके आते हैं, ठीक है। आपने ग्राउंड फ्लोर से उठा के उसको फर्स्ट फ्लोर पे रखा है, ठीक है, आपने फोर्स लगाया उसको उठाने के लिए, और ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने क्या किया, वहां पर कुछ काम किया है, दैट मीन्स वर्क किया है, ठीक है। या फिर क्लासरूम है आपका, क्लासरूम के अंदर आपने फर्स्ट बेंच को उठा के लास्ट में रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स जो बेंच की पोजीशन थी आपने क्या किया, उसको फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से आपने उसको उठाया, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस किया, फ्रंट से लेके बैक में लेकर गए हैं आप, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो उस केस में भी अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है और आपने फोर्स भी लगाया है उसको उठाने के लिए, ठीक है, तो दोनों ही चीजें, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, तो दोनों ही वजह से उसमें भी क्या होगा, वर्क होगा, आपने कुछ काम किया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। तो आपके पास में बेसिकली वर्क डन होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स यहाँ से आपके पास में निकल कर आते हैं। फर्स्ट, वर्क डन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वर्क इज डिपेंड्स ऑन, किन किन के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑल ऑफ वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यही हो रहा है आपके पास में कि जितना आप फोर्स लगा रहे हैं वो वर्क डन के ऊपर डिपेंड, वर्क डन उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उतना ही आपके पास में वर्क होगा। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया है तो आप ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को उठा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है कि जो वर्क डन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आपने कैपिटल एस इससे डिनोट किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, दे रिमेंबर दैट। तो ये आपके पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर। तो जो वर्क डन है वो किन किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है एंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द वर्क इज डिपेंड, ठीक है, जिनके ऊपर आपके पास में वर्क डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास आता है कि वर्क डन की दूसरी डेफिनेशन आप क्या बना सकते हैं यहाँ से इन दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वर्क इज द, अगेन वर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास में, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किस किस का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बे रिमेंबर यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो वर्क क्या लिखा है आपने, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में क्या है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आपने कहा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ऐसे लिखा जाता है, एरो हेड आता है उनके ऊपर, ठीक है। देन वर्क डन आपने कहा है कि दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स एफ डॉट एस लिखा जाएगा, डॉट का मतलब तो यही होता है, ठीक है। और जब हम इस डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है आपके पास में, दैट इज इक्वल टू एफ एस इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि आपके पास में जो डॉट होगा उसके लिए आपके पास में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से आपको क्या, कौन सी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर आपके पास में यहीं पर होता कि कोई दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी,
और अगर उनका दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी अनदर रिजल्टेंट सी आ रहा है, दैट मीन्स ए क्रॉस बी लिखेंगे। क्रॉस का मतलब यही होता है, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा ये आपके पास में, ए बी साइन थीटा। और ए बी का मतलब होता है यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम एक तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ना कि डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन को यहाँ पर किससे दिखाया जाता है, साइन थीटा से यहाँ पर। और साइन जो एंगल आपके पास में है, ये कौन सा एंगल है आपके पास में, कोई भी वेक्टर्स हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो आपके पास में क्या है, थीटा। तो उन दोनों में से आपके पास में क्या होगा, अगर आप इनको ब्रेक करते हैं तो एक्स वाई प्लेन ये होगा आपके पास में, तो ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपके पास में एक्स एक्सिस के साथ में कॉस थीटा होता है और वाई एक्सिस के साथ में साइन थीटा, और इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपके पास में परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, क्लियर है। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपके पास में डॉट प्रोडक्ट जो होता है किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए, उनका हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कैसी टर्म आएगी आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में जो वर्क डन है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी आ गई आपके पास में। और इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि जो वैल्यू आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है उसकी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों के बीच का आप थीटा यहाँ पर पुट करते हैं और डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है आपके पास में, ठीक है। देन यहाँ से आपके पास में इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हुआ है, तो आपके पास में फाइनली जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब आप लिखें तो ये याद रखें कि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट लगाना भूलें नहीं, ठीक है। इसके बाद में जो आपके पास में आता है अनदर क्वांटिटी जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, या अनदर फैक्टर जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कि आपने कहा यहाँ पर कि जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट में, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही कहाँ होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द फोर्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि वो आपके पास में फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया है, ठीक है, तो आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि फोर्स आपने इसी डायरेक्शन में लगाया है। ये एरो है जो आपके पास में फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि ये बॉक्स क्या होना चाहिए, यहाँ से आपके पास में शिफ्ट हो जाए, मे बी यहाँ पर शिफ्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट जो ये हुआ है ये किस डायरेक्शन में हुआ है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तब आपके पास में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास में, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपके पास में फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में सबसे पहले आता है कि जो वर्क डन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अनदर थिंग कि ये आपके पास में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, एंड द डॉट प्रोडक्ट बी रिमेंबर हियर, डॉट प्रोडक्ट आपके पास में ऑफ टू वेक्टर quantities gives a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है, कि आपके पास में जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो हमेशा ही क्या होगा आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी देगा। स्केलर का मतलब होता है आपके पास में ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, इसलिए जो आपका वर्क डन होगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है।
इसके बाद में आपके पास में अनदर फैक्टर जो आपको याद रखना था वो क्या था आपके पास में कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट का आपके पास में नेक्स्ट फैक्टर आता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं दैट मीन्स क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हो सकता है कि आपके पास में जो ए वेक्टर है वो आपका फोर्स हो सकता है और बी वेक्टर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का आपके पास में क्या होगा, दोनों के बीच का आपके पास में एंगल होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द कॉस थीटा, ठीक है। अब जो आपके पास में नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज द टाइप्स ऑफ द वर्क डन। वर्क डन कितने टाइप का होता है आपके पास में ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो वर्क डन है उससे पहले हमें क्या मालूम होनी चाहिए, इसके टाइप्स स्टडी करने से पहले मैंने एक बार आपके साथ में पहले भी डिस्कस किया है कि कॉस थीटा की डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर थीटा एंड हियर इज द कॉस थीटा, थीटा की हमने कुछ पर्टिकुलर मैंने शायद आपको टेबल पहले लास्ट क्लास में भी बनवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, 0 डिग्री के ऊपर आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए 30 डिग्री पे, देन 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर यूजफुल है, ठीक है। तो कोस हमेशा ही आपके पास में क्या है, कॉस थीटा जो आपके पास में है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या है कि जो एज कॉस 0 डिग्री कितना होगा आपके पास में 1, देन आपके पास में 30 के ऊपर होता है दैट इज 3/2 √3/2 एंड 1/√2 1/2, 90 पे आपके पास में 0 और 180 पे -1 होता है, ठीक है। ये जो आपके पास में टेबल है ये आपको लर्न होनी चाहिए कॉस थीटा की, ठीक है। इसमें से हम कुछ वैल्यूज को यहाँ पर टाइप्स ऑफ द वर्क डन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आपके पास में फर्स्ट आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ द वर्क डन, आपके पास में जो फॉर्मूला था वर्क डन का वो था W इज इक्वल टू F.S दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में पहली आता है आपके पास में या पहली टाइप आती है आपके पास में पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। कब कहेंगे कि आपके पास में पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में पॉजिटिव का मतलब आपके पास में जो W की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास में पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब आपके पास में क्या होगा, थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा आपके पास में Fs cos 0 डिग्री, ठीक है। और cos 0 की आपके पास टेबल में वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यही होगा आपके पास में, ठीक है। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि W इज इक्वल टू Fs आ रहा है आपके पास में, दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो वर्क done by a force on any object is said to be positive work done when the object is displaced in the direction of applied force। इसका मतलब आपके पास में क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, इन द, ठीक है। तो आपके पास में जो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास में नेक्स्ट जो आता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे फिर, ठीक है। तो हमेशा ही जो ड्यू टू द ग्रेविटी जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करती है कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी साइड की अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आपके पास में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सी साइड होगा, टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ ही फोर्स लगा रही है और अर्थ की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है आपके पास में उसकी वजह से आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेसिकली आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो फाइनली वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क डन ऑलवेज, ठीक है। वो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा,
पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपके पास में क्या आ सकता है कि जैसे कुली होता है वो क्या करता है, किसी भी बैग को या किसी बॉक्स को उठाता है और उसको अपने हेड पे रख लेता है, अपने सिर पे रखता है। ठीक है, तो उस केस में भी आपके पास में क्या होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। वहां पर भी आपके पास में फोर्स क्या कर रहा है, वो अप डायरेक्शन में लगा रहा है और बॉक्स को भी क्या कर रहा है, अप डायरेक्शन में ही उठा रहा है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगेन दोनों के बीच में थीटा फिर से कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा आपके पास में। और जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल फॉर द पॉजिटिव वर्क डन। इसके बाद में जो आपके पास में नेक्स्ट आता है वो है आपके पास में क्या, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, सेकंड है आपके पास में नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन के लिए आपके पास में नेगेटिव वैल्यू आपके पास में टेबल में कहाँ आ रही थी, जब आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 180 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या होगा आपके पास में कि व्हेन द थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री कब बनता है आपके पास में, एक के डायरेक्शन ये हो, दूसरे की डायरेक्शन ये हो। ठीक है, तब आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का कब बनेगा, जब दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। ठीक है, तो इस केस में आपके पास में क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर आपके पास में क्या लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस, देन एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180 डिग्री आएगा आपके पास में। ठीक है, और 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी थी, -1, तो ये आपके पास में क्या आया, -FS। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। तो यहां पर आपके पास में अगर मैं ए को फोर्स कंसीडर कर लेती हूँ कि अगर आपके कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तब आपके पास में क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ले सकते हैं, फोर्सेस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए बेसिकली आपके पास में। ठीक है, तब आपके पास में क्या होगा, आपके पास नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में इससे पहले पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन में थे, यहां पर बोथ आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में एग्जाम्पल क्या होगा, बताइए। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप क्या करते हैं, कोई भी आपके पास में हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बेसिकली आप वेट उठाते हैं, तब उसमें क्या करते हैं कि जो भी आपके पास में वेट उठा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ड्यू टू द ग्रेविटी अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बट आप क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं। दैट मीन्स यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास में, एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में जीरो वर्क डन। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास में जीरो वर्क डन या फिर नो वर्क डन। ठीक है, कि आपके पास में वर्क डन नहीं हो रहा है। जीरो वर्क डन का मतलब आपके पास में वर्क डन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो अब आपके पास में वर्क डन इज इक्वल टू अगेन क्या होगा आपके पास में, फोर्स डॉट एस डिस्प्लेसमेंट, देन एफ एस इंटू में कॉस थीटा बनेगा आपके पास में। ठीक है, तो जब आपके पास में यहां पर कॉस की जो वैल्यू है वो 0 कितने एंगल के ऊपर हो रही है, 90 डिग्री के एंगल पे हो रही है। ठीक है, टेबल के अंदर, तो आपके पास में जो वर्क डन है वो एफ एस कॉस थीटा है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास में 90 डिग्री होनी चाहिए, तब आपके पास में वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर आपके पास में क्या आता है जीरो वर्क डन में, कि अगर आपके पास में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, यानी कि सिचुएशन कैसी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, आपने स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब आपसे कहा था, कुछ एग्जाम्पल दिए थे डेली लाइफ के, कुकिंग ऑफ फूड, आप खाना बना रहे हैं, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक है, रीडिंग अ बुक, आप क्या कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी तो कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ एनर्जी लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बट वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगेन 0 है।
तो आपके पास में आप ये भी तो कह सकते हैं कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है, अगेंस्ट द वॉल अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी वॉल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा आपके पास में, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वर्क डन क्या होगा, जीरो, तब भी वर्क डन जीरो रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में सिर्फ 90 डिग्री का ही एंगल बने तभी वर्क डन जीरो होगा। अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन इज जीरो, उस केस में भी आपके पास में वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में इसके एग्जांपल्स क्या होंगे आपके पास में, कि अगर आपके पास में कोई पर्सन उसे वॉल, अगेन वही है आपके पास में, या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, पत्थर है आपके पास में, तो उसको क्या करता है, फोर्स लगाता है, पुश करता है एक तरीके से, तब क्या होगा आपके पास में, अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। किसी माउंटेन के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। इन दैट ऑल दीज केसेस द वर्क डन इज जीरो। ठीक है, तो वर्क डन जीरो दो केसेस में हो सकता है, या तो आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, या फिर आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से भी वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट जो आता है दैट इज द यूनिट ऑफ द वर्क डन। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, यूनिट कैलकुलेट करनी है, यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होंगी आपके पास में, अगेन हमें फॉर्मूला क्या मालूम है कि जो वर्क डन है वो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है आपके पास में। तो एसआई यूनिट की जब बारी आती है तो हम एसआई यूनिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, देन डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है आपके पास में, हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं। तो वर्क डन की जो आपके पास में यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या बनेगी आपके पास में, न्यूटन मीटर, और इसी को हम किसके इक्वल रखते हैं, जूल के रखा जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, 1 जूल के। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल और 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, दोनों ही चीजें इक्वल है, यहां पर ये ध्यान रखें, दिस इज द एसआई यूनिट। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द वर्क डन है। अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन द 1 जूल, आपके पास में 1 जूल को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तब क्या होगा कि इसको डिफाइन कीजिए। दैट मीन्स आप 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे, मैंने हमेशा कहा है जब डिफाइन करना हो तो यहां से स्टार्ट करो, जिस चीज को डिफाइन करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, वर्क डन है, तो आप क्या कहेंगे, वर्क डन विल बी 1 जूल, कब होगा, when 1 Newton force, when due to the 1 Newton force having displacement of 1 meter in any object। अगर आपके पास में वर्क डन जो है वो 1 जूल होगा अगर आपके पास में 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, तो वर्क डन विल बी 1 जूल when 1 Newton force apply on any object having displacement 1 meter। ठीक है, तब आपके पास में वर्क डन 1 जूल कहलाएगा। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क डन। ठीक है, क्लियर है यहां पर। अनदर यूनिट्स और भी हो सकती हैं आपके पास में, यहां पर जैसे 1 जूल आपने लिखा कि वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास में इसकी बिगर यूनिट्स भी हो सकती हैं, दैट इज किलो जूल। ठीक है, किलो का मतलब 10 की पावर 3 जूल, जूल को आप कैपिटल जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है मेगा जूल, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इसके पास आता है, आप कोई और याद रखना चाहते हैं तो गीगा जूल, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 जूल। ठीक है, ये आपको एक बार लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे आपके पास में, कि आपके पास में किलो, मेगा, गीगा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके पास में पहले डिस्कस किए हुए हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं 10 की पावर में। ठीक है, तो अगेन अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलो जूल वर्क डन है, दैट मीन्स 10 की पावर 3 जूल वर्क हो रहा है।
मेगा आता है दैट मीन्स 10⁶। अगर आपके पास में गीगा वर्ड्स आता है दैट मीन्स 10⁹ जूल हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम अदर बिगर यूनिट्स, ठीक है। तो ये बड़ी यूनिट है आपके पास में एंड दिस इज द, तो आपके पास में बी रिमेंबर हियर कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क डन। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जूल आपके पास में 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। और इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तब आपके पास में क्या होगा कि वर्क डन विल बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट हैविंग डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, दैट इट, ठीक है। तो ये आपके पास में थे 3 टाइप्स आपके पास में, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव एंड द जीरो वर्क डन एंड द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क डन, ठीक है। सो वर्क इज कंप्लीट हियर। इसके बाद में हम अबाउट दिस सम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और अगेन अबाउट द एनर्जी, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास।